हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस जी के क्लासेस में। साथियों, देखिए एक बात याद रखिए कि इस चैनल के माध्यम से आपके एसएससी लेवल के और वनडे एग्जाम के लिए सभी एग्जामों की तैयारी कराई जाती है। तो हमारे साथ जो जुड़ना चाहते हैं जीडीएस जी के क्लासेस के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, देखिए आज का जो ये वीडियो है, ये आपके एसएससी सीजीएल का जो बैच में बोला था वो स्टार्ट कर दिया गया। फ्री में आप सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में। तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में इस क्वेश्चन को देखने हैं। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। टॉप 25 क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे डेली। डेली 8 बजे सुबह क्लास चलेगी, तो प्लेलिस्ट बन जाएगा, उसमें आपका सेट हो जाएगी वीडियो। और डेली आप हमारे साथ 8 बजे जुड़ सकते हैं। और ज़्यादा लोग अगर जो लाइव जुड़ना चाहेंगे तो कमेंट करिएगा। ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे तो 8 बजे से लाइव क्लास भी कर दी जाएगी। ठीक है, अभी रिकॉर्डेड क्लास है, तो रिकॉर्डेड क्लास आपको पसंद आए तो एक बार लाइक कमेंट शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने है कि विश्व का सबसे पुराना पठार कौन सा है। ठीक है, तो विश्व का सबसे पुराना पठार, देखिए जो हमारे मित्र हैं कह रहे थे कि सर आप हिंदी में पढ़ाते हैं, इंग्लिश वर्जन नहीं देते हैं। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन दे दिया गया है। एसएससी सीजीएल वाले जो मेरे मित्र हैं तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो विश्व का सबसे पुराना पठार की यहाँ पे बात करेंगे तो विश्व का सबसे पुराना पठार हो जाएगा आपका दक्कन का पठार। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा आपका राइट आंसर कि विश्व का सबसे पुराना पठार है मित्रों दक्कन का पठार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका कि निम्नलिखित में से किसे मृदा निर्माण के अध्ययन के रूप में जाना जाता है। मृदा निर्माण यानी मिट्टी का निर्माण सबसे पहले समझिए कैसे होता है। तो देखिए जो चट्टानें होती हैं ये टूटती हैं फूटती हैं, इनमें क्या होता है अपक्षय होता है। क्या होता है अपक्षय। अपक्षय के द्वारा ये जो कंकड़ पत्थर है ये एकदम निक्षेपित होके और धूल मिट्टी के जैसे हो जाते हैं और वहीं से ये मृदा का निर्माण होता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से मृदा निर्माण के अध्ययन के रूप में जाना जाता है, तो जिसमें पेडोलॉजी लगा रहेगा वो आपकी मृदा से संबंधित रहेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा पेडोलॉजी। पेडोलॉजी के अंतर्गत हम मृदा निर्माण के अध्ययन के रूप में कार्य करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पेडोलॉजी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत का डायमंड सिटी कौन है। डायमंड सिटी ऑफ इंडिया, तो डायमंड सिटी यानी भारत का डायमंड सिटी इनमें से कौन हो जाएगा आपका, तो डायमंड सिटी हो जाएगा आपका सूरत। सूरत की बात करेंगे तो ये गुजरात का एक प्रमुख नगर है। ठीक है, गुजरात का एक प्रमुख शहर है जहाँ पे औद्योगिक विकास भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उत्तर प्रदेश और बिहार से लोग रिलेटेड रहते हैं, कार्य मजदूरी करते हैं यहाँ पे गुजरात में जो सूरत शहर है, और इसी को भारत का डायमंड सिटी यानी भारत का डायमंड सिटी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान किस राज्य का शासक था। टीपू सुल्तान की बात करेंगे। टीपू सुल्तान भारत के इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण शासक रहे हैं टीपू सुल्तान, और इनकी बारे में बात करेंगे तो टीपू सुल्तान आपके मैसूर के शासक थे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मैसूर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मैसूर कि टीपू सुल्तान आपके मैसूर के शासक थे। ऑप्शन नंबर ए को राइट आंसर करेंगे कि टीपू सुल्तान वाज द रूलर ऑफ दिस स्टेट, तो मैसूर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्न में से किस भारतीय नेता को पंजाब केसरी कहा जाता था। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन लीडर वाज कॉल्ड पंजाब केसरी, यानी किस भारतीय नेता को पंजाब केसरी कहा जाता था। साथियों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एसएससी, ये सभी क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल में पूछे गए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको देखना है। इनमें से किसे पंजाब केसरी कहा जाता था, तो लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय ने ही कहा था कि मेरे ऊपर अंग्रेजों के द्वारा किया गया प्रहार कील के ताबूत के समान होंगी अंग्रेजों के साम्राज्य के। ठीक है, तो ये इनके द्वारा ये कहा गया कथन था, और लाला लाजपत राय को ही पंजाब केसरी भी कहा जाता है। अंग्रेजों की लाठी के प्रहार से ये घायल हुए थे और इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। तो लाला लाजपत राय याद रखिएगा, पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में देखिए कि भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संसद के संगठन के बारे में संबंधित है। तो संसद के संगठन बात करेंगे। संसद तो सरला एक ट्रिक याद रखिए, सरला स मतलब संसद हो जाएगा आपका, र मतलब आपका राज्यसभा हो जाएगा, ला मतलब आपका हो जाएगा लोकसभा। ठीक है, संसद की बात करेंगे तो आर्टिकल 79, राज्यसभा की बात करेंगे तो आर्टिकल 80, और लोकसभा की बात करेंगे तो आर्टिकल 81। ये सभी अनुच्छेद हैं जो याद करने लायक है। तो सरला ट्रिक याद रखिएगा। आपसे कोई पूछता है कि संसद के संगठन से संबंधित अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 79 हो जाएगा। राज्यसभा के संगठन से संबंधित अनुच्छेद तो अनुच्छेद 80 हो जाएगा, और लोकसभा के संगठन से संबंधित अनुच्छेद क्या होगा, तो अनुच्छेद 81 हो जाएगा। यहाँ क्या पूछा गया है ये मायने रखता है। तो यहाँ पूछा गया है कि भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संसद के संगठन के बारे में समझे थे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द
कंपोजिशन ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। तो देखिए कौन सा अनुच्छेद संसद के संगठन से संबंधित है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अनुच्छेद 79, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं। हाउ मेनी जजेस आर देयर इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं। यहाँ पे बात करें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की, तो इसका देखिए मुख्यालय हेग में है। द हेग में इसका हेडक्वार्टर है, यानी मुख्यालय है। और इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करेंगे तो इसमें टोटल जो न्यायाधीश होते हैं, यानी जस्टिस जो होते हैं इंटरनेशनल कोर्ट में, उनकी संख्या होती है आपकी 15। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 न्यायाधीश होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी को हम यहाँ पे सही करेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हो रहा है आपका कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। वेयर इज द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ इंडिया लोकेटेड। तो भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क की बात करेंगे तो केवी लामजाओ है, ठीक है। इसकी बात करेंगे तो ये आपके मणिपुर में है, ठीक है। ये आपका मणिपुर राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मणिपुर की बात करेंगे तो यहाँ की राजधानी आपका इम्फाल हो जाता है। मैरी कॉम का संबंध आपके मणिपुर से है, जो कि आपके जो मैरी कॉम है भारोत्तोलन खेल से संबंधित, ये आपके मणिपुर से संबंध रखने वाली हैं खिलाड़ी। तो भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क आपका मणिपुर राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ स्थित है साथियों। वेयर इज द सिमलीपाल नेशनल पार्क लोकेटेड। तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान की यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये आपके किस राज्य में स्थित होगा आपका साथियों, तो ये आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी का यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन में आपका शांतिवन किस महान व्यक्ति का समाधि स्थल है। तो शांतिवन इज द समाधि स्थल विच ग्रेट पर्सन। शांतिवन की बात करेंगे तो शांतिवन एक भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं वो व्यक्ति जिनका समाधि स्थल है शांतिवन। तो इनका नाम हो जाएगा आपका संजय गांधी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि शांतिवन आपके संजय गांधी का समाधि स्थल है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर और दक्षिण भारत को कौन से पर्वत श्रृंखला अलग करती है। तो उत्तर और दक्षिण भारत को जो पर्वत श्रृंखला अलग करती है उसका नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो उसका नाम हो जाएगा विंध्य पर्वतमाला। उत्तर और दक्षिण भारत को विंध्य पर्वत श्रृंखला अलग करती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे कि उत्तर और दक्षिण भारत को विंध्य श्रृंखला आपका जो पर्वत श्रृंखला है ये अलग करती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी को राइट आंसर कर देंगे। अगला क्वेश्चन है कि श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। तो वेयर इज द श्री गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड। तो श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये इसकी बात करेंगे साथियों, तो ये आपके अमृतसर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए अमृतसर। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है। तो अकॉर्डिंग टू 2011 विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट सेक्स रेशियो। तो 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात की बात करते हैं तो प्रति 1000 पुरुषों पे जो महिलाओं की संख्या होती है वही आपका होता है लिंगानुपात। तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है, तो ये आपका केरल स्टेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि यहाँ पे प्रति 1000 पुरुषों पे 1012 महिलाएं हैं या उससे अधिक हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका विकल्प डी। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व शरणार्थी दिवस आपका कब मनाया जाता है। तो विश्व शरणार्थी दिवस की यहाँ पे बात करेंगे साथियों। शरणार्थी जो दूसरे देश से आके और अपने देश में बस गए हैं वही शरणार्थी हैं आपके रेफ्यूजी। तो ये रेफ्यूजी डे सेलिब्रेशन होता है आपका हमारे पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में। ये कब मनाया जाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि ये जून ख़त्म हो गया आपका, आज से जुलाई स्टार्ट है। तो 20 जून को आपका मनाया जाता है विश्व शरणार्थी दिवस। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, जिंदुआ निम्न में से किस राज्य का एक लोकगीत है। जिंदुआ की बात करेंगे, जिंदुआ एक फाल्क सॉन्ग है। फाल्क डांस, फाल्क सॉन्ग दो अलग अलग होता है। फाल्क डांस में डांस करते हैं, फाल्क सॉन्ग में लोकगीत गाया जाता है वहाँ का। तो ये जिंदुआ की बात कर लेंगे साथियों, तो जिंदुआ हो जाएगा आपका पंजाब का एक लोकगीत। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका।
अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत है। अब इसमें से आपको ए फेमस फोक सॉन्ग ऑफ उत्तर प्रदेश इज बताना है आपको। तो सीधा सीधा आपको कजरी जो दिख रही है ये आपके उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं साथियों। दक्षिणेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो दक्षिणेश्वर मंदिर की बात कर लेंगे साथियों। दक्षिणेश्वर टेम्पल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? ये नदी के तट पे पूछ रहा है दक्षिणेश्वर, तो ये आपके हो जाएगा हुगली। हुगली की बात करेंगे तो ये आपके पश्चिम बंगाल में बहने वाली एक प्रमुख नदी है, ठीक है। तो ये हुगली जो नदी है इसी के तट पे आपका दक्षिणेश्वर मंदिर स्थित है। तो ऑप्शन सी करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है? वेयर डज तीस्ता रिवर ऑर्गेनाइजेड फॉर? तो तीस्ता नदी की बात कर लेंगे तो ये आपके चोलामू झील से निकलती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे आपका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए साथियों कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी द्वारा निर्मित हुआ है? तो धुआंधार जलप्रपात यहाँ पे पूछ रहा है साथियों। तो धुआंधार जलप्रपात हो जाएगा आपका नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि धुआंधार जलप्रपात आपका नर्मदा नदी द्वारा निर्मित हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, केरल में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे स्थित हैं? हाउ मेनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आर लोकेटेड इन केरला? तो केरला में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की टोटल संख्या हो जाएगी कितनी? तो ये हो जाएगी आपकी 4। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पवनों का देश किसे कहा जाता है? विच इज कॉल्ड द कंट्री ऑफ विंड्स? पवनों का देश, यहाँ पे पवनों का देश, तो पवनों का देश आपका कहा जाता है डेनमार्क को। ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पे राइट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लक्षु महाराज किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो लक्षु महाराज की यहाँ पे बात करेंगे तो ये प्रमुख वादक हैं आपके तबला के। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, तवा बांध आपके किस राज्य में स्थित है? तो तवा बांध की यहाँ पे बात कर लेंगे तो तवा बांध हो जाएगा आपका इसमें मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी। देखिए डेली आपका 10 मिनट का शो रहेगा और थोड़ा सा समय अधिक हो गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम किस शहर में स्थित है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम की बात कर लेंगे तो ये आपके देहरादून में, जो कि आपके उत्तराखंड की राजधानी यहाँ पे स्थित है। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। अगला अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा यहाँ पे कि कांच की चूड़ियाँ के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो कांच की चूड़ियों के लिए आपका फिरोजाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक। ये आपके कांच के चूड़ियों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कांच की चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद शहर आपका प्रसिद्ध है। विच सिटी इज फेमस फॉर ग्लास बैंगल्स? फिरोजाबाद।